इमेजिन करो मैं आपको एक आईपैड दे दूं, इंटरनेट एक्सेस दे दूं और एक रूम में बंद कर दूं। खाना देता रहूंगा, टेंशन मत लो। अब ऐसे केस में क्या होगा? कुछ देर तो आप बड़ा अच्छा चिल मारोगे, है ना? बढ़िया आईपैड पे गेम में खेलोगे, कुछ करोगे। बट कुछ देर बाद क्या होगा? अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको थोड़ी सी जगह दे देता हूं, रूम खोल देता हूं। तो जो आपने देखा अभी पुलकित सर के साथ होता हुआ, कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में रहेगा तब सरवाइव तो कर लेगा, बट जब उसको थोड़े और ऑर्बिटल्स मिल जाएं घूमने फिरने के लिए, थोड़ी और स्पेस मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन बहुत खुश हो जाता है। तो यही है आपकी रेजोनेंस का बेसिस। अब चलते हैं बोर्ड पे और इसको एग्जैक्टली समझते हैं कि किस केस में होती है और कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आ जाओ जी, बोर्ड पे वापस आ जाओ। तो अब बात करते हैं कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जो साइंटिस्ट को लगा कि भाई उनकी एग्जिस्टिंग थ्योरी गलत है और रेजोनेंस की थ्योरी सामने लानी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले ना आपको याद कराता हूं कि आपने ना अपनी 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में लुईस स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, है ना जी? अब लुईस स्ट्रक्चर क्या बताते थे हमें? लुईस स्ट्रक्चर बेसिकली हमें शो करते हैं कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है ना। अब जैसे वाटर का अगर मेरे को मॉलिक्यूल बनाना है तो बचपन में आप ऐसे करते थे, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, दूसरा बनाया, इसकी शेयरिंग की, गोले गोले बना दिए। अब ये गोले तो बार बार बनाएंगे नहीं, तो हम करते क्या है? हम करते हैं ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन लगा दी। ये लाइन का क्या मतलब है? इस एक लाइन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही है, ठीक है? दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहां भी चल रही है, सेम इन्हीं स्ट्रक्चर्स में भी हो रहा है। फाइन। अब एक और चीज, इस ऑक्सीजन के पास थोड़े और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, अलग से पड़े हैं बेचारे, आपस में पेयर्ड हैं पर अलग से नॉन बॉन्डेड पड़े हैं। इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। यस, लोन बोले तो अकेले, अकेले क्योंकि बॉन्डिंग नहीं हुई इनकी। फाइन। तो अब यहां पे दो लुईस स्ट्रक्चर जो आपके सामने हैं वो किस किस चीज के हैं? पहला तो है अपना ओजोन, गुड ओल्ड ओजोन। एंड देन वी हैव आवर फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन, है ना जी? अच्छा, बेंजीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, एक साइंटिस्ट थे ऑगस्ट केक्यूले जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, और इस स्ट्रक्चर के पीछे भी बहुत लड़ाई हुई थी। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूआर। तो उन्होंने पता है क्या स्ट्रक्चर प्रपोज किया था बेंजीन का? उन्होंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। तो इसको बोलते हैं ड्यूआर बेंजीन। फाइन। तो ड्यूआर बेंजीन और केक्यूले बेंजीन के बारे में और पढ़ना होगा तो क्लास के बाद google.com पे जाके पढ़ लियो, ठीक है? सो जनता, यहां पे अब ध्यान देंगे कि एक बॉन्ड सिंगल है, एक बॉन्ड डबल है। यहां पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिंग, है ना? अब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में सिंगल बॉन्ड जो है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, लॉन्गर देन द डबल बॉन्ड। तो यहां मैं लिख सकता हूं दैट दिस इज द शॉर्टर बॉन्ड। सिमिलरली यहां भी लिख सकता हूं मैं कि बेंजीन में जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो थोड़े लंबे हैं और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। लॉन्गर बॉन्ड्स, शॉर्टर बॉन्ड्स। फाइन। अब देखो जी, ये तो थी ओल्ड थ्योरी। एक और बात बता देता हूं कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। दीज आर इजियर टू ब्रेक, दीज आर मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। दो बार बॉन्डिंग हो रखी है ना एक ही जगह पे। फाइन। सो रिएक्टिविटी भी अलग होगी इनकी। सिंगल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करना आसान होगा क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करना मुश्किल है क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है। तो चलो, ये पता लग गया कि लेंथ में भी डिफरेंस है, रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस है। तो पुराने जमाने में साइंटिस्ट को लगता था कि प्रॉपर्टीज भी वैसी होंगी। फिर क्या हुआ? इनोवेशंस आई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंस आगे बढ़ी। लोगों ने एक 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 कार्बन की रिएक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। ठीक है, कैसे होता है वो बाद में सीखेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स के टाइम पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, लोगों ने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका,
उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितनी बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी खोजना शुरू कर दिया। और जब रियलिटी सामने आई तो पता लगा कि रियलिटी तो कुछ डिफरेंट है। रियलिटी कैसी दिखी? रियलिटी कुछ ऐसी दिखी। रियलिटी में क्या मतलब खोजा साइंटिस्ट ने, एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगा कि बेंजीन के सारे बॉन्ड्स की लेंथ एक ही है, 1.38 एंगस्ट्रॉम्स। ओजोन के सारे बॉन्ड्स की लेंथ सेम है, 1.278 एंगस्ट्रॉम्स। कोई सिंगल कोई डबल नहीं है, कोई सिंगल कोई डबल नहीं है, सब बॉन्ड एक ही जैसे हैं। ओह, ये क्या हो गया? रिएक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट को पता लगा सारे कार्बन एक ही तरह के हैं, सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी रिएक्टिविटी है। यहां पे भी ये वाला ऑक्सीजन सेम रिएक्टिविटी, को फर्क ही नहीं है। ओके तो अब साइंटिस्ट को लगा कि भाई हमारी एग्जिस्टिंग ल्यूइस स्ट्रक्चर वाली थ्योरी तो गलत थी, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और तब आया रेजोनेंस। रेजोनेंस में उन्होंने बेसिकली क्या कहा वो बताता हूं, फिर रेजोनेंस कहां होती है, कैसे होती है, क्या रिकॉग्निशन करते हैं उसकी, हम वो देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहले इधर ही आ जाओ, यहां पे आप ध्यान दो कि ये जो ऑक्सीजन है इधर राइट साइड पे, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है अपन ने, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। याद है केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ठीक है ना। जब भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा दो पाई, है ना। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड को तो अपन छोड़ देंगे जैसा है वैसे। पाई बॉन्ड यहां पे क्या करता है? पाई बॉन्ड कहता है कि भाई मैं ना एक जगह नहीं बैठूंगा। ये है नाराज, जैसे पुलकित सर शुरू में परेशान हो गए थे ना वैसे ये परेशान है कि भाई मेरे को एक जगह नहीं बैठना, मेरे को घूमना फिरना है, मेरे को दुनिया देखनी है, मैं उड़ना चाहता हूं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये डबल बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर में घूमने फिरने लग जाता है। उन्होंने बोला कि सिग्मा बॉन्डिंग चेन तो वैसी की वैसी रहेगी, पाई बॉन्ड को क्या करो आप, फैला दो। तो एक ही जगह पूरी लाइन बनाने की जगह आप दोनों जगह ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे स्ट्रक्चर पे ऐसे फैला दो, पूरे स्ट्रक्चर पे जगह दे दो इलेक्ट्रॉन्स को रहने की। इससे क्या हुआ? दोनों बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं, है ना जी, दोनों बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं। और इसको कहते क्या है अपन, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह बैठे हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे दीज आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह लोकल है, बैठे हैं। ये क्या है? फॉरेन लोकल फॉरेन ये नहीं बोलेंगे, यहां पे इनको बोलेंगे डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बढ़िया जी, ये हो गए डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोकल नॉट लोकल, तो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, सेम आइडिया बेसिकली। अब आप कहोगे सर ये आपने ऐसे स्ट्रक्चर बना तो दिया, पर ये क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, वही आज सारी क्लास में डिस्कस करेंगे हम। यहां पे बेंजीन में भी सेम चीज हो रही है बाय द वे। ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड बोले तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकल नहीं रहे, अब ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स पूरे बेंजीन पे फैल गए जाके। फाइन, अगर इसको बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, अगर इसको बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे 6 के 6 कार्बन पे जाके फैल गए, आराम से डीलोकलाइज हो गए। इसी चीज को अब बार बार बनाना मुश्किल होता है, तो बेंजीन के केस में हम क्या करते हैं, बीच में एक गोला बना देते हैं, ये वाला ठीक है। बहुत टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर क्या ये बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन है? मैं कहा नहीं भाई, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। वो बोलते नहीं, मेरे टीचर ने बोला था कि ऑक्सीजन होता है टीचर स्टूडेंट की फिर कब से लेने लग गए भाई इतनी सीरियस वाली। एनीवे व्हाटएवर द केस में भी, अब आ जाते हैं कि रेजोनेंस कब होती है। जनता, अभी अगर आपका दिमाग थोड़ा सोच रहा है ना कि सर एक सेकंड क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। एक ही बार में समझ नहीं आएगी, पूरी क्लास के एंड तक आपको चमक जाएगा कि रेजोनेंस का क्या फंडा है। बाकी उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर लिया है यहां पे मैंने, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है रेजोनेंस शो करने के लिए, बताने के लिए आपको कि रेजोनेंस कैसी होती है। और बाय द वे ये स्ट्रक्चर वक्चर बना के लेके आया हूं आपके लिए मैं आज, इसके साथ भी समझाऊंगा सारा कुछ। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं दैट दिस इज अ कॉन्जुगेटेड, ओके, कॉन्जुगेटेड डाइईन। डाइईन तो पता है 2 ईन्स हैं, ठीक है, बढ़िया।
कॉन्जुगेटेड क्या होता है सर? कॉन्जुगेटेड इज जस्ट अनदर नेम फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बोलो, डिलोकलाइजेशन बोलो, कॉन्जुगेशन बोलो, सेम चीज है। 2-3 और नाम होते हैं इसके, पता लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एवरी कार्बन ओवर हियर इफ यू नोटिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चारों के चारों कार्बन sp2 हाइब्रिड है यहां पे, केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब एक पर्टिकुलर sp2 हाइब्रिड कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे 2s इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखेंगे, और आपको जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मान लो px py और pz में है, ये कैसे दिखेंगे, ठीक है। सोच के देखते हैं। तो पहले बनाते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s में होंगे, पेयर्ड होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन px और py में होगा, अनपेयर्ड होगा। अब इसको थोड़ी एनर्जी देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। एक्साइटेड स्टेट क्या करेगी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां है ये एक्साइट होकर यहां चला जाएगा, फाइन। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे अपने। अब जनता इसमें होता क्या है ये वाले केस में, कि जो पहले 3 ऑर्बिटल हैं आपके पास, कौन कौन से, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक और p ऑर्बिटल, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और हमारे को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, ठीक है। ये क्या मिलता है हमें, 3 टाइम्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका नाम होता है sp2। 2 p यूज किए तो p2, फाइन। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमें 3। ये दिखते कैसे हैं, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग जितनी भी है इन कार्बन्स के पास, सब में ये यूज होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग जितनी भी है इन कार्बन्स के पास, सब में ये यूज होता है। पर एक आप देख रहे हो यहां पे ऑर्बिटल बच गया है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये भाई साहब तो बच गए ना, ये जो pz है बेचारा ये तो बच गया। ये क्या है हमारा, ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि है sp2, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि है p ऑर्बिटल, फाइन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा अलग तरह का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो मान लो ये अपना कार्बन है, ठीक है, और sp2 के केस में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ा था। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसके बड़े वाले लोब्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ये बेसिकली सेंटर में कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन पे थोड़ी नजर डालते हैं। मान लो ये वाला कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं अपन, तो उस कार्बन को जूम इन करके बता रहा हूं मैं। अब इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ना जी। कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, फाइन। तो यहां पे हो क्या रहा है कि एक बॉन्ड हमने बना दिया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड हमने बना दिया हाइड्रोजन के साथ, और एक और सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाएगा हमारे दूसरे कार्बन के साथ। तो दूसरा कार्बन ये बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये रहा आपका, ये लाल कलर में बना देता हूं, तो ये वाला कार्बन यहां बैठा है, फाइन। अब एक और चीज क्या थी यहां पे, ये तो हो गए हमारे sp2 वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। अब इसमें एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी तो बैठा है ना, वो कहां होगा, वो होगा इन ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर। याद रखना हमेशा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, याद रखोगे, ठीक है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां होगा, कुछ ऐसा बनाता हूं मैं, ठीक है। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब ऐसे बोर्ड पे दिखाना मुश्किल होता है, तो मैं आपको यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, थोड़ा पास लाता हूं ये स्ट्रक्चर आपके लिए। थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा पर समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है, ठीक है। ब्लर्ड क्योंकि फोकस बोर्ड के हिसाब से सेट है इस कैमरा का। तो देखो जी, हमने क्या किया, पहले तो sp3 वाला कार्बन बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये बनाया था सबसे पहले मैंने, जो ग्रीन कलर का पंखा दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब इसमें और क्या किया अपन ने, हमने बता दिया कि चलो ये 2 हाइड्रोजन्स हैं और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर क्या है, मेरा p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, तो वो p ऑर्बिटल में कुछ ऐसे शो करता हूं। अब ऐसे दिखाऊंगा दिखेगा नहीं, पर टेढ़ा करूंगा तो समझ आएगा। ये देख रहे हो, ये पंखा बीच में रह गया
और ये जो लाइन बनी है अब लंबी सी, ये जो लाइन है लंबी सी, ये क्या हो गया आपका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया, जो मैंने यहां पे ब्लू कलर में बनाने की कोशिश की है। थोड़ा घटिया सा बना है पर आपको इसके साथ समझ आ गया होगा, है ना? ठीक है, फाइन। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब ये कार्बन भी sp2 है, इस पे भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। अब ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ना दोनों, इनके बीच में कुछ ऐसा ओवरलैप चल रहा है, साइडवेज ओवरलैप, जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो थे सीधे सीधे, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस में चल रहा है दैट इज माय पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे स्ट्रक्चर में लगा के दिखाऊं आपको, देखो इसको थोड़ा सेट करने दो सही से एकदम। हाँ जी, तो ये हो गई आपकी सिग्मा बॉन्डिंग चेन, दिख रही है? सिग्मा बॉन्डिंग चेन दिख रही है बढ़िया सी, हाइड्रोजन लगे हैं मस्त, ग्रीन कलर के सारे हाइड्रोजन है, फाइन। अब इन सब कार्बन्स के पाई बॉन्ड्स जो हैं इसके परपेंडिकुलर हैं। ये जो लंबी लंबी व्हाइट लाइनें दिख रही है ना, ये सारे क्या हैं? p ऑर्बिटल बनाए हैं मैंने कार्बन्स के। अब ये सारे p ऑर्बिटल्स आप ध्यान से देखो, एक दूसरे के पैरेलल हैं एकदम। यस, ये रही आपकी सिग्मा बॉन्डिंग चेन, और सिग्मा बॉन्डिंग चेन के परपेंडिकुलर आ गए आपके p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, ठीक है? ये दोनों बॉन्ड बना के बैठे हैं, दोनों बॉन्ड बना के बैठे हैं, फाइन। तो जनता, हमने बड़ी ना एक प्यारी सी चीज नोटिस करी यहां पे, दो चीजें। एक चीज तो ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में है, यहां पे अनहाइब्रिड दूसरे प्लेन में है, अनहाइब्रिड आपस में पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमने ये नोटिस किया कि इस पूरी सीन में ना, इस पूरे सीन में जो हमारे p ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं। देखा था ना आपने? यहां भी बना देता हूं, ठीक है? आप भी प्लीज नोटबुक में बनाओ साथ साथ में, ठीक है? और अच्छे से आराम आराम से टाइम लेके समझा रहा हूं ताकि दिमाग में घुसे आपके। आज की क्लास ज्यादातर थ्योरेटिकल ही होगी, नेक्स्ट क्लास जो है रेजोनेंस पार्ट 2 वो होगा जिसमें हम सवाल बहुत करेंगे। ये हमारे सारे के सारे, ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं आपको, सारे पैरेलल हैं, ठीक है? ये सारे पैरेलल हैं और इन्हीं को मैंने अब स्क्रीन पे बना दिया, फाइन। अब जनता, ऐसे अगर स्ट्रक्चर को देखो, आप रियलाइज कर पा रहे हो कि ये सारों के सारों ऑर्बिटल एक ही जैसे दिख रहे हैं, सारे के सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन इनमें भेदभाव क्यों करेगा? आ रहा थोड़ा सा आइडिया? देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे जो पिक्चर बनाई है ना, हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड माना है और हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड माना है। मैंने कलर अलग बना दिया क्योंकि ये मैं कौन सी पिक्चर बना रहा हूं? ये बना रहा हूं लोकलाइज्ड पिक्चर। ये क्या बना दी मैंने? लोकलाइज्ड पिक्चर। क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्लू p ऑर्बिटल्स के बीच में ये वाला पाई बॉन्ड बना हुआ है, जिसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूं, चलो ये, ठीक है? ये पाई बॉन्ड में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इन ऑर्बिटल्स में चिल मार रहे हैं। फिर यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे हम बोल रहे हैं ये दो रेड कलर के जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये रेड कलर में बॉन्ड बना देता हूं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों में चिल मार रहे हैं। बट हमने अभी जस्ट देखा, हमने समझा कि यार ये सारे के सारे p ऑर्बिटल्स एक जैसे ही दिखते हैं। ये नीला लाल तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इनमें भेदभाव क्यों करेंगे? तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अलग अलग नहीं बैठते। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के पास इन चारों p ऑर्बिटल्स का एक्सेस है। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे ऐसे फैले हुए हैं इस पूरे सिस्टम में। आप ऐसा मान लो, ठीक है? आप ऐसा मान लो कि आप ना एक कॉलेज के हॉस्टल में गए, ठीक है? और कॉलेज के हॉस्टल में रूम 101 और रूम 102 आसपास में है। रूम 101 में 2 रहते हैं लोग, रूम 102 में 2 लोग रहते हैं, ठीक है? फिर एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि यार हम दोनों के रूम तो एक जैसे दिखते हैं। उन्होंने रियलाइज किया हम दोनों के रूम तो एक जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, भाई रूम 101 रूम 102 वाला प्रॉब्लम ही छोड़ो, दरवाजे दोनों के खुले रहेंगे, तुम यहां सोना चाहते हो सो जाओ, हम वहां सोना चाहेंगे हम सो जाएंगे। तो चारों लोगों को दोनों रूम्स का एक्सेस मिल गया। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दो अलग अलग बॉन्ड बनाने की जगह हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं ना, कि भाई 4 ऑर्बिटल हैं, चारों एक जैसे दिख रहे हैं,
तो चारों इलेक्ट्रॉन इनमें पूरा फैल जाएंगे, है ना जी। इलेक्ट्रॉन का घर का स्पेस बड़ा हो गया बेसिकली, अब समझ रहे हो। तो जब भी हमारे पास पैरेलल ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तब हो जाती है हमारे पास रेजोनेंस, ठीक है। एग्जैक्ट कंडीशंस और बताऊंगा धीरे धीरे मैं। तो ये वाली फोटो अच्छी लगी, ये बढ़िया लगा आपको? ये आपके लिए अलग से खरीद के बॉन्ड बना के लाया हूं मैं, मस्त मजेदार। ये सब भी बनाया था मैंने। ये कैसी पिक्चर है? ये लोकलाइज्ड पिक्चर है जो शुरू में बनाई है, ये लोकलाइज्ड पिक्चर हो गई, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड अलग अलग से बना दिए, एक सिंगल बॉन्ड बीच में है और दो डबल बॉन्ड है, ये लोकलाइज्ड पिक्चर हो गई। पर ये हो गई हमारी डीलोकलाइज्ड पिक्चर। फाइन, तो थोड़ी कहानी और समझ आई होगी इसके साथ आपको। तो हमारे को क्या चाहिए? पैरेलल ऑर्बिटल चाहिए, और वो हमने देख लिए। अच्छा बढ़िया। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये थोड़ी सी दिमाग में रखो। अच्छा, अभी भी कहोगे कि सर अभी भी ना थोड़ा और स्वाद आ सकता है क्या? तो ऐसा करो, एक एक विजुअलाइजेशन रिकॉर्ड की थी मैंने दिखाने के लिए कि पैरेलल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का मूव करना इजी क्यों है, और अगर परपेंडिकुलर हो ऑर्बिटल्स तो इन दोनों में रेजोनेंस क्यों नहीं होती। जरा वो विजुअलाइजेशन देख के आओ एक बारी। इमेजिन करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है और हम 5 क्या है? पैरेलल ऑर्बिटल्स एडजेसेंट कार्बन्स पे, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करना कितना ज्यादा आसान है। आराम से इलेक्ट्रॉन्स वहां तक चले गए और वहां से इलेक्ट्रॉन्स आराम से वापस भी आ जाएंगे। सो जब साथ साथ में ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, बहुत ईजी है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट। बट अब ये देखते हैं कि अगर यही साथ साथ वाले ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। अब ये वाला सिचुएशन देखते हैं जिसमें है तो कार्बन साथ साथ में ही, बट हमारे ऑर्बिटल्स क्या है? अब परपेंडिकुलर हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन पास करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। देख लिया ना क्या होगा। तो जब ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे तभी इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, तभी रेजोनेंस होगी। ऑर्बिटल्स अगर परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं होने वाला। पैरेलल ऑर्बिटल्स चाहिए, और कौन से पैरेलल चाहिए ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसी रैंडम कोई ऑर्बिटल पैरेलल नहीं, पैरेलल कौन से चाहिए? पहले तो दे हैव टू बी ऑन एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट बोले तो साथ साथ वाले एटम्स पे चाहिए। मान लो आपके पास 4 कार्बन्स की चेन है और यहां पी ऑर्बिटल मिल गया, यहां पी ऑर्बिटल मिल गया, यहां पी ऑर्बिटल मिल गया, यहां मिल गया, पर यहां नहीं मिला। कैसा होगा ये केस कब होगा? जब मान लो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब समझ रहे हो ना कि बीच में हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसके पास कोई p ऑर्बिटल बचा नहीं है, सब हाइब्रिड हो चुके हैं। तो क्योंकि ये बीच में फंस गया, ये फंस गया ना बीच में, इसको ऐसे लिख देते हैं, फंस गया भाई। तो ये भाई साहब बीच में फंस गए, तो क्या होगा कि ये और ये वाला ऑर्बिटल जो है आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचो ना कि 2 कमरे आपके थे, अब एक कमरा यहां, एक कमरा और है, बीच में एक कमरा आगे, और जो बीच में कमरा है उसमें कोई तो खड़ूस सा बंदा रहता है और उसको है कि भाई नहीं, मैं तो रूम शेयर करने नहीं दूंगा, तो नहीं हो पाएगी शेयरिंग, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले, ठीक है। इस केस में इनके बीच में ओवरलैप नहीं हो पाएगा। आपको सर इनके बीच में तो हो रहा था, हाँ वो तो नॉर्मल बॉन्ड था ही अपना। 2 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप इज नॉर्मल बॉन्ड, 2 से ज्यादा के बीच में ओवरलैप इज रेजोनेंस, ठीक है ना। तो एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले एटम्स पे ही पैरेलल होने चाहिए। साथ साथ वाले के बीच में कोई खड़ूस एटम आ गया तो रेजोनेंस खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो पैरेलल ऑर्बिटल्स चाहिए ऑन एडजेसेंट एटम्स। अच्छा ठीक है, किस तरह के ऑर्बिटल चाहिए? एक तो हो सकता है पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है। एक केस हो सकता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला। सर जी ये कैसे दिखेगा? थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, एग्जाम्पल दोबारा से भी देखेंगे, हम बनाएंगे भी उसको अच्छे से, ठीक है। तो मान लो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है कि नहीं है? फाइन, लोन पेयर है ना यहाँ पे। अब ये लोन पेयर को थोड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक ऑर्बिटल बनाता हूं और उसमें रख देता हूं, ठीक है। ये ऑर्बिटल बनाया और इसमें रख दिया। अब इसकी बॉन्डिंग तो है नहीं किसी के साथ ओरिजिनली, फाइन। ये कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पे, सोच के देखो ना। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा ये तो sp3 हाइब्रिड है,
sp3 हाइब्रिड में भी अगर आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, यानी कि लोन पेयर अगर आपको मिल जाते हैं, तो रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। थोड़ा इस पे और एनालिसिस करें। बेसिकली इसका एक लोन पेयर ऊपर होगा, फाइन, एक हाइड्रोजन हम ऐसे रख देते हैं। बाकी बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे? वेज डैश वाले बनाएंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका मैं, ठीक है जी। तो इसमें कैसे करते हैं कि एक हाइड्रोजन तो पीछे रख देते हैं अपन, और एक जो आगे बॉन्ड बन रहा है उसको, जो हम वेज वाला बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम कार्बन के साथ बना देते हैं, ठीक है। बाय द वे, आपको अगर लग रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा, रिवाइज करवा दो। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की एक क्लास मैंने ली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, वहां पे ये रिवाइज करवाया है मैंने सब कुछ, ठीक है। तो जनता, यहां पे आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन इज अ टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन, है ना। ट्रायगोनल पिरामिडल बोलते हैं इसको, पर ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। अब इस केस में जो कार्बन है ना, इसका ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, जो p ऑर्बिटल है ओरिजिनली एकदम से पैरेलल नहीं होगा इस ऑर्बिटल के। कैसा होगा ये? थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इन द सेंस कुछ ऐसा होगा ये, फाइन। आपको सर दिखा दो ना, मैं दिखा देता हूं भाई, आपके लिए मैंने इसीलिए बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अपनी कार्बन की चेन तो वैसी की वैसी है, कार्बन का आप देख ही रहे हो, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे अपन ने इन दोनों पे फोकस करना है, फाइन। अब ये वाले कार्बन का p ऑर्बिटल देखो सीधा सा है, ये नाइट्रोजन का जो एक ऑर्बिटल है ये थोड़ा टेढ़ा है, ये टेट्राहेड्रल स्पीशीज है हमारी, ये देख रहे हो पूरा पैरेलल नहीं है, ये दोनों थोड़ा सा टेढ़ा है, एंगल दिख रहा है थोड़ा सा इसमें। अब नाइट्रोजन को रियलाइज होता है कि यार अगर ना मैं अपना जो ये एक्सेस है, जो मेरा लोन पेयर यहां पे बैठा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर लूंगा ना, तो मेरे पास रेजोनेंस हो जाएगी कार्बन की चेन के साथ। अगर ये नाइट्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है थोड़ा सा जबरदस्ती करके ऐसा कर ले ना, फोर्स लगा के, देखो ये वापस आ गया, थोड़ा सा ऐसा रख ले तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के साथ क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन में मीट हो जाएगी। अचानक से बोर्ड हैंग हो गया तो सारी स्क्रीन उड़ गई, पर दोबारा बना देता हूं स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कुछ ऐसा था अपने पास, ये नाइट्रोजन है ओरिजिनली। अब हमने समझा कि ये जो कार्बन का p ऑर्बिटल है, ये जो कार्बन का p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का जो sp3 ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर बैठा है, ये वाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। ये पूरी तरह पैरेलल नहीं है इनके, अभी थोड़ा अलग से ऐसे टेढ़ा है, फाइन। पर नाइट्रोजन को रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने इसको पैरेलल कर दिया तो मेरी रेजोनेंस की कंडीशन मीट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास घूमने फिरने की जगह बढ़ जाएगी, मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्चुअल में पता है कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब ये वाला ऑर्बिटल जो है, फिर ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल पैरेलल हो गए, दो से ज्यादा ऑर्बिटल पैरेलल हो गए, तो रेजोनेंस की कंडीशन मीट हो गई। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वाला केस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, फाइन। वेकेंट ऑर्बिटल्स वाला केस कैसा दिखेगा सर जी? वो भी बता देते हैं। मान लो कि यहां पे आपके पास एक कार्बोकेटायन है, C पॉजिटिव है। कार्बोकेटायन में क्या होता है? कार्बोकेटायन में अगर आप इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा होता है ये बेचारा, ये तीन ऑर्बिटल हैं जो कि बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं, फाइन। कैसे हैं बॉन्डिंग के साथ? एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो एक जो एम्प्टी स्पेस है ये कैसे आती है? ये इधर से आती है। ये क्या है जी? ये है एक वेकेंट p ऑर्बिटल। वेकेंट मतलब खाली। तो वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से उस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज। ये वेकेंट p ऑर्बिटल अब ऑब्वियसली बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो अनहाइब्रिड होगा, ठीक है। तो जी बढ़िया है, यहां इस कार्बन पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल बना देते हैं, ब्लू कलर में बनाते हैं उसको। अब वेकेंट p ऑर्बिटल है तो ठीक है, बढ़िया, हो गए तीन ऑर्बिटल पैरेलल। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, इनको तीन ऑर्बिटल्स की जगह मिल गई, दो की जगह, तो रेजोनेंस की कंडीशन मीट हो गई। धीरे धीरे और देखेंगे, पता है इसको, जितना हम इसको बार बार देखेंगे उतना समझ आएगा। अच्छा, एक और चीज, जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से पढ़ी है, जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से पढ़ी है उनके लिए थोड़ी बहुत ही स्वाद वाली चीज बता रहा हूं। देखो ये स्ट्रक्चर देखा ना अपन ने, ये नाइट्रोजन कायदे से तो है sp3, है ना जी, sp3 नाइट्रोजन है,
जो भी है फाइन, बट आपको रियलाइज हो रहा है कि ये वाले ऑर्बिटल को पैरेलल कराने के लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी। आप कहोगे सर जी ये क्या फंडा हुआ? देखो, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लाइनस पॉलिंग ने क्यों दी थी? इसलिए दी थी ताकि वो शेप्स और ज्योमेट्रीज प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी सीधा सीधा शेप से रिलेटेड होती है। ऑर्बिटल्स में जाके हम जो समझते हैं बढ़िया है, बट फैक्ट ऑफ द थ्योरी क्या है कि अगर मेरे पास sp हाइब्रिड स्पीशीज कोई है तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर मेरे पास sp2 हाइब्रिड स्पीशीज कोई है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल पिरामिडल, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर, है ना जी। अगर मेरे पास कोई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। फाइन, अब ये वाला ही स्ट्रक्चर दोबारा आपको मैं दिखाता हूं जो मैंने बनाया है आपके लिए। ये वाला देखो जरा ध्यान से, इसमें ये देख रहे हो सारे कार्बन्स देख रहे हो? एक बार के लिए इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं भूल जाओ जरा, ये देख रहे हो, ये 2 कार्बन्स पे फोकस करो सिर्फ। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है? ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना जी? sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। फाइन, अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन आपने कोई देखना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है जी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फाइन, ये देखो, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिड। अब हमने क्या किया, हमारा जो स्पेशल केस था जिसमें नाइट्रोजन भी ओवरलैप करवाना शुरू कर दे रहा है, तो ये फंडा थोड़ा इसके साथ समझाता हूं मैं आपको। देखो, ये नाइट्रोजन अभी क्या है, sp3 है। हमें पता था कि नाइट्रोजन sp3 होता है ओरिजिनली, बट अब ये ऑर्बिटल जो है, लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है, ये जो बनाया मैंने, इसको मुझे अगर पैरेलल करना है तो क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा इसको। अब ऐसे ऐसे करके तो नहीं होगा, पूरे का पूरा नाइट्रोजन की ज्योमेट्री बदलेगी। तो ये देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये पूरे के पूरे प्लेन में आने की कोशिश करेंगे। जो नाइट्रोजन ओरिजिनली टेट्राहेड्रल था, वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन अब एक प्लेनर नाइट्रोजन बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ा पास लाके दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ऐसा है, अब ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन प्लेनर बनने की कोशिश करेगा ताकि ये और ये हाइड्रोजन, ये बाकी जो हाइड्रोजन है उनके प्लेन में आ जाए, और जो sp3 वाला ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो पैरेलल होने के लिए आपको रियलाइज हो रहा है कि नाइट्रोजन को अपनी sp3 ज्योमेट्री त्यागनी पड़ेगी और sp2 ज्योमेट्री अपनानी पड़ेगी, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन पैरेलल नहीं होने वाली दूसरे वाले p ऑर्बिटल से। तो जनता, एक्चुअल में जब इस पे हम क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस लगाते तो हमें पता लगता है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, इस केस में ये जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये ना ही sp3 होती है ना ही sp2 होती है, ये sp3 और sp2 के बीच में लाया करती है कहीं। ठीक है, तो ये फंडा था थोड़ा उनके लिए जिनको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पता है। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस की और बातें करते हैं। पढ़ पढ़ के थोड़ा थक गए हो गए, तो मैंने सोचा एक कहानी सुना देता हूँ। तो मेरे ना 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, एक का नाम था हैरी, दूसरे का नाम था पैरी। हैरी ने क्या किया हुआ था ना, वेदांतु जय को सब्सक्राइब करके रखा था और वो सारी क्लासेस देखता था। पैरी क्या करता था ना, उसने सब्सक्राइब नहीं किया था, वो बस आके शॉकिंग अपडेट वाली वीडियोस देख के चला जाता था। हैरी तो बन गया आईआईटीएन, पैरी पता नहीं कहाँ है अब। एक सेकेंड, कहीं आप पैरी तो नहीं हो? कहने का मतलब ये है कि यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लेक्चर अच्छे से देख लेना, सारे नोट्स बनाते रहना, अपने पैरी की तरह टाइम पास मत करते रहना बस यूट्यूब पे। ठीक है ना, चलो वापस चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या क्या केसेस और क्या क्या पैटर्न्स हैं जहां पे हम रेजोनेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब फटाफट करेंगे, आपने भी अपनी नोटबुक में सेम चीजें बनानी है। ठीक है, तो पहला केस हमने डिस्कस किया, हमने क्या ऑब्जर्व करने हैं, सब केसेस में पैरेलल ऑर्बिटल्स ऑब्जर्व करने हो सकते हैं कि नहीं। तो इसमें तो बड़े ही प्यारे 4 p ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन हैं। बढ़िया, यहां पे क्या होगा, 1 2 और ये तीसरा वेकेंट p ऑर्बिटल। 3 पैरेलल ऑर्बिटल हो गए, 2 से ज्यादा पैरेलल ऑर्बिटल साथ साथ में अगर है रेजोनेंस, तो यहां पे रेजोनेंस हो रही है, यहां पे रेजोनेंस हो रही है। बढ़िया, ये दोनों केस देख ही लिया अपन ने, आगे चलते हैं। ये वाला केस भी देख लिया अपन ने, है ना। अब इस केस में क्या हुआ, कार्बन के ऑर्बिटल तो पैरेलल थे ही, कार्बन के p ऑर्बिटल तो पैरेलल थे ही। जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल पहले ऐसा टेढ़ा सा था, वो नाइट्रोजन पूरा का पूरा अपनी ज्योमेट्री थोड़ी चेंज कर लिया
और इसका जो ऑर्बिटल है वो भी अलाइन हो गया। फाइन, बढ़िया। इस केस में क्या होगा जी, बहुत ही सिमिलर चीज होने वाली है, ठीक है। ये दोनों कार्बन के ऑर्बिटल तो चलो पैरेलल हैं ही, तभी इन दोनों में पाई बॉन्ड है। अब ये वाला कार्बन क्या है, देखो ये वाला कार्बन ओरिजिनली तो sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। ये वाला कार्बन ओरिजिनली तो sp3 हाइब्रिड है, तो ये बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा दिखेगा बाय द वे, ठीक है, बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा दिखेगा इन द सेंस कि ये वाला जो कार्बन है ना, इसका कुछ ऐसा होगा ऑर्बिटल इनिशियली। फाइन, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया ये वाला, ऐसा होगा इनिशियली ये वाला कार्बन, ठीक है। बट इसको अब प्लेनर होना पड़ेगा जबरदस्ती। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला ऑर्बिटल पैरेलल हो गया बाकी पी ऑर्बिटल्स के, तो मेरे पास रेजोनेंस आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहां पे भी ये जबरदस्ती इसको पैरेलल करेगा, और यहां पे भी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्योरली sp3 नहीं रहेगा, क्योंकि ये कार्बन को प्लेनर होना पड़ेगा ताकि इसका एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहे, ताकि रेजोनेंस हो सके। फाइन, तो यहां पे भी ओरिजिनली sp3 है, बट एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की sp3 sp2 के बीच में कोई होगी। अब कहोगे सर ये कार्बन का क्या, देखो ये वाला कार्बन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये प्योरली sp3 कार्बन है जिसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी शो कर पाएगा, sp3 अपनी ज्योमेट्री तभी चेंज करेगा जब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिनमें से एक की वजह से नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। फाइन, तो ये केस हो गए। अब ये वाले केस देखते हैं। ये वाला केस भी आपको मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है ना, कि देखो ये दो ऑर्बिटल पैरेलल है, दो ऑर्बिटल पैरेलल मतलब नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल पाई बॉन्ड। ये दो ऑर्बिटल पैरेलल है, नॉर्मल पाई बॉन्ड, बट इनके बीच में अब ओवरलैप नहीं हो पा रहा, क्योंकि बेसिकली बीच में एक खड़ूस वाला बंदा बैठा हुआ है, sp3 है, इसके पास कुछ भी नॉन बॉन्डिंग नहीं है, दो कार्बन के साथ बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये बेचारा इन चारों को ओवरलैप नहीं होने देगा। दो दो, नो ओवरलैप, नो रेजोनेंस, तो ये आ गया नो रेजोनेंस ओवर हियर। ये वाला केस देखेंगे, 2 3 4, तो इनमें तो रेजोनेंस हो रही है, यहां तक तो रेजोनेंस हो रही है, पर ये वाला भाई जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है जिसके पास एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, नॉन बॉन्डिंग नहीं है तो नहीं होगी डिलोकलाइजेशन। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन वाला ही जो ऑर्बिटल है ना, कि ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है, इसको क्यों नहीं पैरेलल कर लेता कार्बन। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको क्या पड़ी है, ये भी कर ले पैरेलल, मिल जाएगी स्टेबिलिटी, एक बॉन्ड को कर ले पैरेलल। ये वाले केस को हम रेजोनेंस में नहीं पढ़ते, ये वाले केस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ते हैं, होता उसमें यही है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए मान के चलो कि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये वाले केस में बताओ ये वाले केस में बताओ क्या हो रहा है जी। NH3 पॉजिटिव, आप कहोगे हाँ सर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो वेकेंट ऑर्बिटल में होना चाहिए, तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा कह दिया तो जनता आप हो गलत। बताता हूं कैसे यार। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन बेचारा ऑलरेडी भर चुका है पूरा। एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, और दो और हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है। 4 बॉन्ड इसके बन चुके हैं। अगर आप ऑर्बिटल्स के हिसाब से सोचो तो ये जो 4 एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये चारों भर चुकी हैं, इसके पास जगह ही नहीं है ना। तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे। कैसे नहीं बचे, क्योंकि ओरिजिनली इसके पास जो लोन पेयर थे वो हाइड्रोजन को पकड़ा दिए इसने, भाई ले तू ठीक है। तो H पॉजिटिव आया था इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ा दिए, तो पूरे स्ट्रक्चर पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि अब इस स्ट्रक्चर में प्रोटॉन ज्यादा है नाइट्रोजन के पास, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए टोटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। फाइन, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो क्योंकि इसके पास ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल है,
ना कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसके पास जगह ही नहीं है ना इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए, क्योंकि इसके पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए, दिस डज नॉट शो रेजोनेंस। सर ये कैसे पता लगेगा? पता लग गया ना, NH2 होगा तो उस पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग है, पैरेलल हो जाएगा, बढ़िया। NH3 है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, जगह ही नहीं है इसके पास, तो रेजोनेंस नहीं होगी। जगह होगी तभी इलेक्ट्रॉन को बिठाओगे ना, ऑर्बिटल होगा तभी इलेक्ट्रॉन को बिठाओगे। यहाँ ऑर्बिटल ही नहीं है वो वाला जो चाहिए हमें, नो रेजोनेंस। ठीक है, फाइन। अब जनता आते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, जो कि है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और भाई ये आप अच्छे से करोगे ना तो लिटरली दिस इज अ लॉट ऑफ फन, बहुत ही ज्यादा मजा आता है इनको करने में। ठीक है, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। अब साइंटिस्ट को पता लगा कि रियलिटी ये नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी को थोड़ा और इलेबोरेट किया और पेपर पे बनाने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। एक बात बता दूं कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, ये जस्ट फॉर इमेजिनेशन होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट ने इसलिए निकाले क्योंकि साइंटिस्ट को थ्योरी समझानी थी बाकी साइंटिस्ट को। देखो ऐसा ना कि फिजिक्स वाले जो लोग थे, जिनको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पता थे, वेव्स पता थी, वेव्स का ओवरलैप पता था, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेव फंक्शंस ही होते हैं ना, तो उनको तो रेजोनेंस आराम से समझ आ गई। पर जो बेचारे केमिस्ट्री वाले थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, वो बोले भाई तुम्हारी थ्योरी बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रही, हमारे तरीके से समझाओ। तो उस चक्कर में इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिससे एक आइडिया दिया गया कि रेजोनेंस ना ऐसे होती है जी। तो साइंटिस्ट कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो ये इमेजिनरी चीज हमारे सिलेबस में भी है और इसका कंट्रीब्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में भी आता है, इसलिए हम अभी इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो भी एनालिसिस है, इट्स ऑल इमेजिनरी, प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। ऑलराइट, तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता देता हूं क्या करना है। हमने यहां पे रेजोनेंस शो करनी है, हमने ये शो करना है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कैसे शो करना है, हमने पकड़ना है इनमें से एक पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करो, उठा के बाहर के कार्बन पे रख दो। इससे क्या होगा सर, बताता हूं सर। इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये है। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। इसमें लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड तो हमने टच ही नहीं किया, राइट साइड वाले बॉन्ड को क्या किया हमने, मूव कर दिया। हम कैसे मूव कर रहे हैं बॉन्ड को, हेट्रोलिटिकली। पिछली क्लास में बताया ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिकली मूव किया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई ऑर्बिटल्स के हैं वो हमने इधर डाल दिए। फाइन, तो यहां पे क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेट्रोलिसिस में भी यही किया था ना। ये बन गया जी हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको भी मूव कर देते हैं हेट्रोलिटिकली। करो जरा थोड़ा सा। तो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये वाला एरो बनाते हैं, डबल साइडेड एरो। ठीक है, डबल साइडेड एरो को हम रेजोनेंस एरो भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि भाई यहां पे ना रिएक्शन नहीं हो रहा, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं हो रहा, हम सिर्फ इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसलिए एरोज भी अलग नए वाले यूज करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा, इमेजिनेशन है हमारी, बस हम ही मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देंगे इस साइड पे। अब क्या होगा जी उसके बाद, अब हमारे पास कुछ ऐसा घटिया सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बोलोगे भाई आपने सारे बॉन्ड ही तोड़ दिए। तो अब सारे बॉन्ड तोड़ दिए, साइंटिस्ट ने कहा यार सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने, एक बॉन्ड तोड़ोगे चलेगा, 2 बॉन्ड मत तोड़ो एक बार में। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो बॉन्ड बना देते हैं। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोबारा बना देंगे तो पहला स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा, कुछ नया बनाते हैं। तो नया बनाने के लिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव जो बीच वाले अब बने उनको कंबाइन कर दिया। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, यहां पे एक बॉन्ड बना दिया। समझ रहे हो, वो थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं, रुको, मेरी हैंड राइटिंग बड़ी मजेदार है। ये हुआ जी
ऐसे था और इसमें हम नया एक पाई बॉन्ड यहां बना दिया। ठीक है जी, ये नया पाई बॉन्ड बन गया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं स्ट्रक्चर को। आगे लेके जाने का पॉइंट नहीं होगी, वही बन जाएगा, पर ले जाते हैं। चलो अब देखो, इसको मैं और ऐसे तोड़ दूं अगर, ये वाले पाई बॉन्ड को भी मैं उसी डायरेक्शन में ले जाऊं तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। अब देखो, दो पॉजिटिव चार्ज आपने बहुत पास में ला दिए, दो नेगेटिव चार्ज आपने बहुत पास में ला दिए। इसको तो इमेजिन करना भी बहुत गंदी बात है। साइंटिस्ट बोले कि यार ये जो दो एक ही तरह के चार्ज तुमने बहुत पास पास में ला दिए, नहीं, ये अच्छा नहीं किया, ये तो इमेजिन भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज ही पास पास में आ गए, थियोरेटिकली दिस इज फाइन, बट साइंटिस्ट बोले कि इसको मत इमेजिन करो। ठीक है, तो इसको इमेजिन नहीं करेंगे तो जनता, अब आप ऐसा सोचो, अगर इस डबल बॉन्ड को वापस इस तरफ तोड़ दूं मैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन के सीधा वापस आ जाएगा ये। तो हमारे पास बन गए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, बताने के लिए कि ये भैया जी इमेजिनरी है। इमेजिनेशन क्या कराई कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकल नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, ये हिल डुल सकते हैं। यही दिखा रहे ना हम इसमें कि ये हिल डुल सकते हैं भैया, बढ़िया बहुत। आप इसको दूसरी साइड भी मूव करवा सकते थे, आप इसको चाहो तो दूसरी साइड भी मूव करवा सकते थे, ऐसे बना सकते थे अपन, वो वाले भी बना देते हैं। बनाओ, ये किया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा ही है, इसको भी आगे मूव करवा देते हैं, हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इतनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन अच्छी नहीं लगी साइंटिस्ट को सोचने में, तो उन्होंने क्या किया, ये जो बीच वाले पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इनको कंबाइन कर दो, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ये वाले केस में यहाँ पे राइट साइड पे नेगेटिव आ रहा था, ये वाले केस में राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दर्शाना क्या चाहा हमने, दर्शाना चाहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं, मूव करवा के स्ट्रक्चर बना दिए, सारे इमेजिनरी हैं। रियलिटी कैसी दिखती है सर, रियलिटी कैसी दिखती है, रियलिटी कुछ ऐसी दिखती है। रियलिटी में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे फैल के बैठे हुए हैं मजे से। माय डियर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रियलिटी। और इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम कुछ चीजें कंबाइन करते हैं और उससे नई चीज बनती है, वो हाइब्रिड बनती है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब सारे मिलजुल जाएंगे, इन सबको मिला जुला के जो रियलिटी बनेगी वो ऐसी दिखेगी। तो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, हमारे दिमाग में इसको समझने के लिए ये एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट ने क्योंकि पहले लुईस थ्योरी निकाली, लुईस स्ट्रक्चर निकाले, सारी दुनिया को लुईस स्ट्रक्चर समझ आने लगे, तो इसीलिए हमें लुईस स्ट्रक्चर बना बना के लोगों को रियलिटी तक लाना पड़ा। अगर साइंटिस्ट पहले ही यहां तक पहुंच जाते तो इसकी नौबत ना आती। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है, कोई बात नहीं, जितनी बार आप इस चीज को करोगे उतना इजी होता जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है और बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जनता, ये मेरे साथ साथ बनाना, आपने बना लिए ना आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाने। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने ना एक पाई बॉन्ड चूज करना है और उसको एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देना बस। ठीक है, करते हैं इसको, तो इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। फाइन, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक डबल साइडेड एरो बनाएंगे और फिर दूसरी साइड क्या बनाएंगे, हम अपने बेंजीन बनाएंगे। जो चीजें चेंज नहीं की हैं वो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखता रहे, है ना। और जो चीज हमने चेंज की है उसको मैं क्या करूंगा, रेड कलर से बना दूंगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, हेट्रोलिसिस करके। फाइन, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में घुमा देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये नीचे ले आए, अब इसको इधर ले जाते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या करेंगे,
इसको मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है, डबल साइडेड एरो बना देता हूं। मेन जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हम ब्लू कलर में ही बनाते हैं। ये साथ साथ में बनाओ प्लीज, अच्छा, नोटबुक में ऐसे ताड़ते मत रहना कि सर जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये था अपने पास। अब हमने क्या बनाए थे, यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, हमने दो पॉजिटिव नेगेटिव और बना दिए। पर जैसा कि हमने अभी समझा कि इतनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन मत करो, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया पाई बॉन्ड बना दो। यहां पे पाई बॉन्ड नहीं था, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं था, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बना दो। तो वो बना देते हैं हम, वो मैं बना देता हूं ग्रीन कलर के पेन से। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे सर, नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है इसको फिर आगे मूव कर दो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना। देखो ये बेसिकली 2 और 3 के बीच में था मान लो, तो उसको आगे 4 पे ले गए। ये 6 और 7 के बीच में था तो उसको 8 पे ले गए। फंडा समझ आ रहा है। तो इसको आगे मूव कर दिया अपन ने। अब फिर वही चीज करेंगे, ब्लू कलर पेन चूज करके ये किया। यहां पे अब बहुत सारे कलर हो गए, पर ठीक है, मजा आता है ये सब करने में भी। इसको हमने नहीं छेड़ना, जस्ट अ सेकेंड, ओहो, रुको दोबारा बनाता हूं। ये बन गया, ठीक है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। अब हमने इसको तोड़ के फिर पॉजिटिव नेगेटिव बना दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इतने सारे चार्ज बनाना अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे बॉन्ड बनाने की, यहाँ पहले कभी बॉन्ड नहीं था तो वहां बना दो बॉन्ड। बहुत बढ़िया, लो जी बन गया। आप कहोगे सर एक और बॉन्ड बन सकता है, बनाओ, अगले स्टेप में वो बना दो आप। अगले स्टेप में हम वो बना देते हैं जो आपको दिख ही गया है ना जी। ये अच्छा सॉरी, ग्रीन पेन से बनाता हूं ना बॉन्ड्स को। आ जाओ जी, यहां ये बन गया, यहां ये बन गया और ये बन गया। अब आप ध्यान से देखो, नंबर करें कार्बन एटम्स को जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ध्यान से देखो, यहां पे पहले पाई बॉन्ड्स कहां थे, 2 3 4 5 6 1। अब पाई बॉन्ड्स कहां है, 1 2 3 4 5 6। अब जनता इसको यहां तक लेके आए, लेके आते हैं वहां तक। मैंने कलर अब अलग अलग यूज नहीं करने, फटाफट एक ही कलर जो है ग्रीन कलर है उसमें ही आगे बढ़ाऊंगा सारा स्ट्रक्चर। फटाफट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1 और 2 को ही आगे मूव कर देते हैं, ठीक है। ये किया तो हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है। 1 और 2 को हमने बना दिया नेगेटिव पॉजिटिव, है ना जी। इस तरह मूव किया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अच्छा चलो अब इसको आगे मूव कर दो, इसको आगे मूव करेंगे तो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा कुछ ऐसा अपने पास। क्या मूव किया, हाँ ये मूव किया, तो इधर आ गया ऐसा, या है नेगेटिव पॉजिटिव, या है नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की अपॉर्चुनिटी है, बना देते हैं जी, बन गया। अब इसको आगे मूव कर देंगे, फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास, ये है। और यहां पॉजिटिव आ जाएगा, देखो अब ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहां बॉन्ड बन सकता है। एक ही बार में बना दिया मैंने, अलग से दिखाया नहीं उसको करते हुए। और क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन दोनों के कंबाइन करोगे तो फिर से पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। ये देख रहे हो कितना सुंदर सा हो गया हमारा काम। अब आपकी हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है आपने कितना सुंदर बनाया, मेरे से इतनी सुंदरता हो पाई, मैंने दिखा दी। ठीक है, तो बेंजीन के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, अति सुंदर। घुमा फिरा के पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम वहीं ले आए कि नहीं ले आए। दर्शाना क्या चाह रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। सर जी अगर यही दिखाना कि घूम सकते तो इमेजिन क्यों नहीं कर लेते, दिखा क्यों रहे। क्योंकि पहले तो देखो एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आता है ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, 5 नंबर का आता है ये, जो कि बहुत ही आसान होता है, खुद बना सकते हो आप। फाइन।
आता होता है ये, ठीक है। अब रियलिटी कैसी दिखती है हमने थोड़ी देर पहले देखी भी थी, अब दोबारा देख लेते हैं। रियलिटी कुछ ऐसी दिखेगी। अब बार बार इतने बिंदु बिंदु डॉटेड बनाने मुश्किल होते हैं, और बेंजीन बार बार बनाना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम ऐसे बना देते हैं इसको। इस गोले का मतलब ही यही है कि जो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया जी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मेरे को भी जब टीचर ने पहली बार बताया था ना क्लास में, ये 2009 में, 2009 आई थिंक दिसंबर की बात थी, जब हमारी कोचिंग में ऑर्गेनिक शुरू हुई थी। तो तब हमारे सर ने ये जब बताया था ना, पहली बार मुझे भी नहीं चमका था, थोड़ा थोड़ा लग गया था आइडिया कि अच्छा ऐसे कुछ करना होगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं क्लास में गया और मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि भाई, करणबीर कांसल नाम है उसका, वो IIT दिल्ली गया था, बाद में IIT दिल्ली या रुड़की कहीं तो दोनों में से एक जगह गया था वो। तो उसने मेरे को पूछा कि भाई यार ये बता जरा, तेरे को समझ आ गया रेजोनेंस? मैं कहा हाँ समझ आ गया, मेरे को बस मेरे को तो शो ऑफ करना था। मैं कहा हाँ समझ आ गया। कहता अच्छा ऐसा कर, फिर बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दे यार। मैं कहा अच्छा सिखाना पड़ेगा। तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे गया, अभी क्लास शुरू हुई नहीं थी, थोड़ा टाइम बचा था 5-10 मिनट पहले। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे गया उसको लेके, मैं कहा चल आजा साथ में बनाते हैं। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और एरो ऐसे पुश किया। जैसे ही एरो पुश किया, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन मूव किया ना, मुझे समझ आया कि भाई बार बार इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ही करना है, और बनता चला गया खुद से ही। ज्यादा सोचना नहीं है, आपने भी खुद से प्रैक्टिस करनी है, किसी को सिखाने का ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये हो गया जी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आते हैं ऐसे केसेस पे जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है, बहुत असर पड़ेगा। तो ये करते हैं जी अब। आ जाओ। तो इस ऑक्सीजन पे हमने क्या नोटिस करना है, इस ऑक्सीजन पे ना 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसके पास बेसिकली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp2 वाले, जिनमें लोन पेयर बैठे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है और एक बॉन्ड इसका हमारे कार्बन चेन के साथ है, ठीक है जी। ये चल रही है बात ओरिजिनली। पर अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रियलाइज करेगा कि यार इन दोनों में से एक ऑर्बिटल जो है उसको मैं अगर कार्बन चेन वाले ऑर्बिटल्स के साथ कर लूं ना, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, कार्बन चेन का ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, p ऑर्बिटल। अभी ऑक्सीजन बोलता है भाई इनमें से एक को अगर मैं पैरेलल कर लूं ना तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आप मान लो कि इसने ये जो ऊपर वाला है इसको एकदम ऐसे पैरेलल बना लिया। ये इसके पैरेलल लग रहा है पर है नहीं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है वो, तो उसको थोड़ा टेढ़ा ही सोचो आप, वो कुछ इस दिशा में होगा मान लो, फाइन, ठीक है। तो इसको पैरेलल इसने जबरदस्ती करना है, एक लोन पेयर को, दूसरा नहीं हो, दोनों दोनों नहीं करवाने आपने पैरेलल, ठीक है, एक ही हो पाएगा एक टाइम पे, नहीं तो स्ट्रक्चर आपने मान लो ये भी पैरेलल करवाना है और ये भी पैरेलल करवाना, तो टूट जाएगा बेसिकली स्ट्रक्चर, ठीक है, तोड़ना नहीं है समझ गए, है तोड़ना नहीं है स्ट्रक्चर अपन ने, तो एक को पैरेलल करवाया। पॉइंट इज कि एक लोन पेयर इनमें से जो है एक ही बनाऊंगा मैं अब, क्योंकि एक पे ही फोकस करना है, तो ये रेजोनेंस में है, बढ़िया। अब जब भी हमारे पास लोन पेयर आ गया ना किसी स्ट्रक्चर में, जब भी इलेक्ट्रॉन्स दिख गए स्ट्रक्चर में, तो हमें एरो पुशिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम ना इधर पुश कर देते हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कैसे दिखाना है, हमने इसको ये इधर बॉन्ड की तरफ पुश कर देना है, और हमने अगला वाला जो है उसको भी आगे पुश कर देना है, ठीक है, ये किया, ये स्टेप है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को पुश किया, उसके आगे वाले को भी एक बार पुश मार दिया, ठीक है। पुश करने के बाद क्या होगा, बेसिक चेन को बनाएंगे ब्लू कलर में। आजा भाई, यार बहुत ही घटिया है ये बोर्ड ना, एक बार में सिलेक्ट ही नहीं होता सही से, अब हुआ तो 1 2 3 4 OH, ये वाला बॉन्ड हमने हिलाया ही नहीं। अब देखना क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको इधर मूव कर दिया, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां जो पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसके साथ कंबाइन करेगा। पॉजिटिव चार्ज बोले तो वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, वेकेंट ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे हमें क्या बनाना है, हमें एक बॉन्ड बना देना है।
अब आप कहोगे सर एक सेकंड, पॉजिटिव चार्ज कहां गया? पॉजिटिव चार्ज अब जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर? क्योंकि ऑक्सीजन के अब 3 बॉन्ड हो गए ना। याद करो, वाटर इज न्यूट्रल, बट व्हेन यू मेक H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या कि नहीं रखते? H3O पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं? ऑक्सीजन के पास जब 3 बॉन्ड होते हैं और एक ही लोन पेयर होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है उस पे। एक लोन पेयर इसका बैठा हुआ है जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है ना, ये ग्रीन वाले लोन पेयर को हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है स्ट्रक्चर में? अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, आगे मूव कर दो इसको, लो खत्म बात, बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बन गए हमारे सारे। तो हमारी स्केलेटल चेन जैसी थी वैसी ही वैसी दिखेगी। तो OH ग्रीन कलर से बॉन्ड्स बना देते हैं, ये बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये मूव हो गया इधर, यहां पॉजिटिव आएगा, उस नेगेटिव के साथ कंबाइन कर देंगे और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को उल्टा घुमाओगे तो वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या हम ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें इधर पुश कर दें? ये नहीं करना हमें, क्योंकि इधर पुश करने से यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव, दूसरा पेयर्ड है उसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन पास पास में आ गए, अब अनस्टेबल हो जाएगा। साइंटिस्ट बोलते हैं इसको सोचो ही मत। ठीक है, तो हमने सिर्फ लोन पेयर जब दिख गया स्ट्रक्चर में, लोन पेयर से ही पुशिंग स्टार्ट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, इतने बन गए, बढ़िया। इनको बना दो, डब्बे में डाल दो। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इमेजिनरी है जी सारी चीज। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये सब कुछ इमेजिनरी चल रहा है। क्लियर? अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं। सो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए हमारी जो चेन का स्केलेटन है, जो सिग्मा बॉन्डिंग चेन है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, ये तो वैसी की वैसी रहेगी, फाइन। अब इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन कैसे है? पूरे स्ट्रक्चर पे हो रही है, तो वो भी बना देते हैं। आप कहोगे सर हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड, बट इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में एक चीज मिसिंग है जो अब आपको बताता हूं, और अब आपको समझ आएगा कि ये इमेजिनरी चीज हम क्यों किए जा रहे हैं बार बार। ये वाले स्ट्रक्चर में देखो, इस कार्बन पे नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है। ये वाले स्ट्रक्चर में देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, इस कार्बन पे नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, और हम इमेजिन करके समझ पा रहे हैं कि इन सब स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन जो है रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में पता है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, किस तरह मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इस तरह मूव कर रहे हैं, जो हमने इमेजिन कर लिया। अब इस तरह की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन के लोन पर अगर ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं कभी घूमने फिरने, तो उसको पॉजिटिव चार्ज दे के जाएंगे ना थोड़ा सा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्योंकि हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है ऑक्सीजन पे, यहां पे भी आएगा। आप कहोगे सर बेंजीन में भी तो आना चाहिए। बेंजीन में आप देखना घूम फिर आके ना, हर कार्बन पे एक बार पॉजिटिव कैरेक्टर भी आया और हर कार्बन पे एक बार नेगेटिव कैरेक्टर भी आया, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था। यहां स्ट्रक्चर में सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया ना। अब इस साइड भी लोन पेयर होता तो हाँ सिमेट्री हो जाती, पर ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, लोन पेयर एक अलग से है बेचारा। तो लोन पेयर ऑक्सीजन का खुद का अगर उससे दूर जाएगा कभी घूमने फिरने, तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव कैरेक्टर दे के जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां घूमने जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के इस कार्बन के पास जा रहा है वो घूमने, इस कार्बन के पास जा रहा है वो घूमने। इसकी वजह से ये वाले कार्बन पे एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, ये वाले कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं, बढ़िया। बट इसका सिग्निफिकेंस पता है क्या है? जब रिएक्शंस आएंगे ना बाद में, तब मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मेरी इस स्ट्रक्चर पे रिएक्शन करना चाहती है, मान लो कोई कार्बोकेटायन ही आ रहा है, मान लो कोई सिंपल सा कार्बोकेटायन आया और उसको इधर रिएक्शन करना है, तो वो कहां रिएक्शन करेगा? वो कौन से कार्बन पे रिएक्ट करेगा? अब हम समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर वाले कार्बन है, वहां उसका रिएक्शन आसान हो पाएगा।
यस। इस वजह से रिएक्शन मैकेनिज्म, जब रिएक्शन होंगे तो इस इतने सारे कार्बन में से कौन से कार्बन पर रिएक्शन होगा, वो समझने के लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये बनाना आना चाहिए। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ही हम समझेंगे कि नेगेटिव कैरेक्टर किस कार्बन पे है और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ रही है तो किस जगह अटैक करेगी। इसीलिए ये समझना जरूरी है, ठीक है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे। आपके कॉपी किताब कहीं मिल जाएंगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका खुद बनाना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। अब यहां पे था OH जो कि न्यूट्रल था, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन कर दिया। बनाना वही है आपने, पर बनाना वही है। फाइनल हाइब्रिड में यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि आप इसके एक्सेसिव बॉन्ड्स नहीं बना रहे कभी भी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को ही दूर लेके जा रहे हो, फाइन। यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को दूर लेके जा रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, या नेगेटिव चार्ज को ही दूर लेके जा रहे हो जो इसका खुद का है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अलग से नहीं आएगा, ठीक है। बना के देखना रेजोनेटिंग हाइब्रिड, समझ जाओगे क्या कह रहा हूं मैं। ये वाला क्योंकि सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं हिंट दे देता हूं। देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है। वो लोन पेयर जो है बेंजीन के लोन पेयर्स के, बेंजीन के p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल हो जाएगा। कैसा होगा मैं वो इमेज दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो मान लो ये हमने फ्लैट करके रख दिया बेंजीन को, ठीक है। ऐसा है 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, ठीक है। अब इस पे मैंने एक नाइट्रोजन भी लगा रखा है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है उसको भी इन सबके पैरेलल कर देगा। तो ये जो लोन पेयर है और ये जो अपने पाई बॉन्ड्स थे, ये सारे अब इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे सिस्टम में घूम सकते हैं, ठीक है। अब उसको घुमा के दिखाना कैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो करना वही है जी, यहां से इसको पुश करना है, यहां से इसको पुश कर देना है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं, बाकी का आप खुद बनाएंगे, होमवर्क होगा बाकी का आपका ये सब। यहां पे आ गया जी डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आ गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनिलीन। बार बार दिखेगा आपको ये स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ, इसको एनिलीन कहते हैं। बार बार दिखेगा, याद रह जाएगा नाम इसका, ठीक है। तो इसके आगे का आप खुद बनाओगे, ठीक है। और कौन से स्ट्रक्चर है जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कैसा दिखेगा मैं बता देता हूं। ये नाइट्रोजन है, इस पे ये 3 बॉन्ड्स हैं, फाइन। एक ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड बना दो, दूसरे ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज दे दो, एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे रख दो। ये क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। इसको ऐसा भी बनाते हैं अपन, याद है ना, कि नाइट्रोजन ने, हमने इमेजिन किया कि ये जब अलग अलग थे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था एक अपना, उसने पूरा लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दिया, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, फाइन। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। बाकी यहाँ बेंजीन लगी हुई है आपकी, ठीक है। ये क्या है, ये जनता हमारा फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का भी हिंट दे देता हूं आपको, चलो ठीक है। फ्री रेडिकल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कैसे करेगा, 3 एरो बना के देता हूं, आगे आपने खुद करना है। ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो इधर मूव करेगा। ये वाला जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दो, एक इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दो। इसके आगे का आपने खुद सोचना है। 2 फ्री रेडिकल अगर मिलते हैं इस तरह से, अगर ये 2 कार्बन, एक फ्री रेडिकल, तो इन दोनों फ्री रेडिकल्स के बीच में आप एक बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो बॉन्ड बनता है, फाइन, बढ़िया। तो जनता ऐसा है कि आपकी रेजोनेंस की क्लास जो है खत्म हो चुकी है, फाइन। नेक्स्ट क्लास जो है रेजोनेंस की ही होने वाली है, उसमें हम थोड़े इनको देखेंगे कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम मीजोमेरिक इफेक्ट पे जाएंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसा होता है पर रेजोनेंस की वजह से होता है। और उसके बाद उसका
एप्लीकेशन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे, एसिडिटी, बेसिसिटी पे, ठीक है। तो रेजोनेंस बड़ा टॉपिक है, इसको समझने में टाइम लगता है, इसलिए आज की क्लास सिर्फ थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? वेडनेसडे 8 PM, और उसमें हम रेजोनेंस का बाकी का जो चिट्ठा बचा है वो पढ़ेंगे। फाइन, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।